तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इंटरजेक्शन, जो कि हमने पूरा एकदम ख़त्म कर लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, उसमें एक भी पॉइंट बाकी नहीं है। अब हमारा ये टॉपिक आता है सेंटेंस का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक के ज़रिए ही हम क्या करेंगे, अगले जितने भी टॉपिक आएंगे, जैसे हुआ हमारा टेंस हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, ये तीनों टॉपिक बेस्ड ऑन सेंटेंस होंगे, ये सेंटेंस पर आधारित होंगे। तो अब का जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एकदम छोटे लेवल से चलेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक अभी हम पहुंचेंगे, जिससे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो टॉपिक को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और चलिए हम अपने सेंटेंस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो देखो, वाक्य कैसे बनता है, पहले तो बनाते हैं पहले वाक्य को। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को एक सीरीज में अगर हम रख देते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो देखिए वो सीरीज कैसे बनता है। जैसे हम लिखते हैं यह एक पेन है, जैसे हमने लिखा यह अलग से लिख दिया, ठीक है, एक अलग से लिख दिया, और फिर लिखा हमने पेन, फिर उसके बाद लिखा है। अब इन सभी शब्द जो यहाँ पर लिखे गए हैं, अब उन शब्दों को पहले हम क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो हम लिखते हैं इसको, यह एक पेन है, ठीक है, यह एक पेन है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो हमने दो या दो से अधिक, यहाँ पर चार लिया है हमने, सार्थक अंक हो, सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सार्थक शब्द अगर हम लेते हैं, जैसे यह क्या है, इसका अर्थ होता है कि दिस, यह एक एक है, ये भी सार्थक है। सा अर्थ मतलब कि सार्थक का पहले आप मीनिंग जानिए कि सार्थक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर है तो वो एक्चुअल में होनी चाहिए। जैसे कोई भी शब्द लिखा गया तो वो एक्चुअल में होनी चाहिए, ना कि आप कै लिख दें या नपे लिख दें। तो ऐसे आप अगर शब्द को बनाते हैं, रैंडम कोई शब्द बनाते हैं अगर आप, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, इस सेंटेंस को परिभाषा में ऐसा लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को, सार्थक शब्द होंगे तभी सेंटेंस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बढ़िया से क्लियर करेंगे, अभी देखना मज़ा आ जाएगा आज। तो देखो यहाँ पर लिखा गया यह एक पेन है। तो ये कुछ सार्थक शब्द हैं, ठीक है। उन सार्थक शब्दों से ये क्या बन गया हमारा, अगर हम इसको समेट करके लिख देते हैं तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है, सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। एकदम डीप में जाएंगे जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए एकदम। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इंग्लिश में अब देखते हैं। मैं हिंदी पहले इसलिए बताता हूँ जैसे आपको पहले एक माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे यही चीज़ पढ़ना है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आगे हो ना। अब इंग्लिश में बताऊँगा, आप 2 मिनट में आप क्या कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों के समूह, विच गिव्स ए मीनिंग, मतलब कि जो हमें क्या देता है, विच गिव्स ए मीनिंग, जो कि हमें क्या देता है, एक अर्थ देता है। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, जो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा इंग्लिश में जो था वो चीज़ हो गया, परिभाषा डिफिनेशन हो गई इसकी। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे सेम टू सेम जैसे हमने हिंदी वाले एग्जाम्पल को देखा था, वैसे हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले एग्जाम्पल में ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें क्या होगा कि दिस इज़ ए पेन, ठीक है, दिस क्या है, एक सार्थक शब्द है, इज क्या है, सार्थक शब्द है, ए क्या है, एक सार्थक शब्द है, पेन क्या है, एक सार्थक शब्द है।
ठीक है। अब देखो नेप लिखा गया होता है, नेप लिखा गया होता तो आप जैसे यहाँ पे NEP नेप कोई अर्थ होता होगा लेकिन मुझे पता नहीं है, ठीक है, या आपको पता होगा नहीं होता है। अगर इसका अर्थ नहीं होता है तो ये एक सार्थक अर्थ अंग मतलब सार्थक शब्द जो है नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो है ये हमारा क्या होगा, सार्थक शब्द नहीं होगा। अगर ये सार्थक शब्द नहीं होगा तो सेंटेंस भी नहीं होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सार्थक शब्दों का समूह पूछा है, ठीक है, जैसा हमारा किसमें दिया था, परिभाषा में लिखा गया था। तो ये सार्थक शब्द होने चाहिए इसमें। तो दिस इज ए पेन सार्थक शब्द है और सभी सार्थक शब्दों का समूह है, इसलिए ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है। चलिए हम थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि इसका प्रकार कितना होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए बनावट के आधार पर सेंटेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे कहते हैं मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे हम इसमें सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस के बारे में ही यहाँ पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे, इसके प्रकार और इसके थोड़े बहुत डेफिनेशन के बारे में और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा बहुत बातें इसमें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में थोड़ा बहुत क्या, ये पूरा डिपेंड ही है, अपने पूरे टॉपिक जो है इसी पर ही आधारित है। तो हम इन्हीं 5 का अध्ययन करेंगे और ये सिंपल सेंटेंस तक ही सीमित रहेगा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की अभी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए अगर हम सिंपल सेंटेंस के प्रकार के बारे में बात करें तो साधारण वाक्य जो होता है, देयर आर 5 टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य, और दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य, और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा 5वां है, इसे हम कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने के बाद आपको 2 चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। पहला है आपका जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमारा आता है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने असर्टिव सेंटेंस के, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप सिंपल सेंटेंस की परिभाषा को अगर थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे जिस वाक्य में कम से कम मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कम से कम मुख्य क्रिया का प्रयोग होने का मतलब होता है इसमें, पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। तो ही इज़ गोइंग, ठीक है, ही इज़ गोइंग, तो गोइंग क्या है, इसमें आपका मुख्य क्रिया है, जिसमें जो है इस सेंटेंस में ही इज़ गोइंग जो सेंटेंस है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ही इज़ गोइंग, तो गोइंग जो है आपका ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें कम से कम सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम क्या हो, मुख्य क्रिया हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, अब हम इसकी परिभाषा को देख लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस की। एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, अभी क्लियर करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं असर्टिव सेंटेंस पर। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है हमारा। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। देखो अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक विधिसूचक वाक्य कहते हैं इसको, या हम सिंपल सा कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और इसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है
उसको आप अगर थोड़ा बहुत आप अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना समझ लीजिए कि स्वीकारात्मक वाक्य कैसे लिखा जाता है। जैसे कहीं पर भी कोई सेंटेंस दिया गया हो, ना वो नकारात्मक हो ना वो इंटेरोगेटिव हो अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो कैसा वाक्य होगा? वो पॉजिटिव वाक्य होना चाहिए। एक मतलब कि एक पॉजिटिव की तरह प्रयोग होना चाहिए, उसमें नकारने वाला या कोई प्रश्न उठाने वाला कोई भी सेंटेंस में कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल को एक लेते हैं तो देखते हैं। जैसे ही इज डूइंग ही इज डूइंग वर्क, तो ना यहाँ पर आपको कोई प्रश्नवाचक वाक्य दिख रहा है, ना ही आपको दिख रहा है कहीं पर कोई प्रश्नवाचक चीज़ कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही कहीं नकारात्मक या नॉट वाले शब्द जैसे हुए और नेवर ऐसे कोई शब्द आपको दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस की अगर हम थोड़ा बात करें तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें अगर हम यही सेंटेंस ले करके इसको नकारात्मक प्रस्तुत करें, जैसे ही इज़ नॉट डूइंग वर्क, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है नॉट मतलब नहीं होता है, तो ये नकार रहा है, बात को कहने से नकारा जा रहा है कि वह कार्य नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा नकारात्मक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो अगर वीडियो एकदम पसंद आए तो लाइक करके जाना, एकदम दिल खोल के लाइक कर दो आज, ठीक है। तो इसके बाद का टॉपिक हम देखते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस था, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक जो हमारा है इंटेरोगेटिव। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो इसमें क्या होता है? प्रश्न उठाया जाता है, चाहे वो जो है WH वर्ड से शुरुआत हो, चाहे हाउ से शुरुआत हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उससे वाक्य की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो इसका उदाहरण होगा हमारा, जैसे कहते हैं इज ही नॉट डूइंग वर्क। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, एकदम देसी में पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई ऐसा लैंग्वेज प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है तभी आपको सारी चीज़ें घुसेंगी माइंड में। यूपी बोर्ड वालों के लिए तो खास करके ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिससे आपको दोनों चीज़ें एकदम आसानी से कैप्चर करने की एबिलिटी बन जाए, क्षमता हो जाए आपके अंदर। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना, आपको एक एक चीज़ सिखाना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चैनल पर आपको सिर्फ सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इज़ ही नॉट डूइंग वर्क, तो देखिए इज़ ही नॉट, क्या वह कार्य नहीं कर रहा है? क्या, देखो मैंने कहा अगर WH वर्ड से कोई भी वाक्य शुरुआत होगी, या देखो तीन कंडीशन बनती है, या तो WH वर्ड से शुरुआत होगी वाक्य की, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, या हाउ से शुरुआत होगी, या इस तरह से अगर वाक्य की शुरुआत होगी WH वर्ड से, तो ये दो तीन चीज़ें हैं कंडीशन। अगर उससे वाक्य की शुरुआत होती है तो हम कहते हैं उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप ये वाक्य को देख ही लिया, अब हम एक और जैसे इसमें हम देखना चाहिए चाहे। देखो इंटेरोगेटिव जो होता है वो दो तरह से प्रयोग होता है, एक तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है और एक इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये क्या था आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस था, और जो हमारा आएगा जो हम ये लिख रहे हैं, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, नॉट को हटा दिया, तो ये हमारा बन गया क्या, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक स्वीकारात्मक वाक्य बन गया। तो इस तरह से क्या होता है, इंटेरोगेटिव दोनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये टॉपिक मेरा क्लियर आपका क्लियर होता है। अब हम क्या करते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो
ये हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य। अब अगर आप इसका थोड़ा बहुत परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत प्रार्थना, आज्ञा, सुझाव, निवेदन अथवा निषेध आदि की भावनाएं आती हैं, उसे हम वहाँ पर क्या होता है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के हम थोड़े उदाहरण देखते हैं, 2 उदाहरण देखेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, पहला हमारा उदाहरण है गो विथ राम। आप लिखेंगे गो विद राम, राम के साथ जाओ। आपको किसी ने कहा कि तुम राम के साथ जाओ, तुम किसी के साथ और मत जाओ, तुम राम के साथ जाओ। तो यहाँ पर आपको कोई आज्ञा दे रहा है, इसलिए क्या हुआ, प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य हुआ। ये जो है आपको आज्ञा देने, यहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, तो और हम क्या देखते हैं इसमें, एक और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम और व्यवस्थित हो जाएं। तो हमारा एक है कम एट द पार्क। यहाँ होता है जैसे मान लो कम एट द पार्क। देखो यहाँ पर कम एट द पार्क मतलब पार्क में आओ। अगर यहाँ पर पार्क में आओ मतलब किसी ने, मतलब आप कहीं पर या कोई आपका दोस्त हो कहने लगा कि जो है आप जो है पार्क में आओ, तो आप क्या कहेंगे, मैं पार्क में आ रहा हूँ। तो उसने आदेश दिया कि, या तुमसे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट प्रार्थना, यहाँ पर प्रार्थना का भी भाव प्रकट होता है, या हम दूसरे तरह से आदेश का भी भाव प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं। तो कम एट द पार्क, पार्क में आओ, तो पार्क में आओ, तो ये क्या हुआ, हमारा आज्ञा या प्रार्थना दोनों का भाव प्रकट कर रहा है, तब भी ये क्या होगा, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक, तो चलिए एक्सक्लामेटिव सेंटेंस देखिए। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। देखिए विस्मय बोधक वाक्य जो होता है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इन वाक्यों के अंतर्गत आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा, शाबाशी आदि भावनाएं आती हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई एक रैंडम सा शब्द सेंटेंस ले ले। देखिए इन सभी सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस के बारे में जानकारी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स में दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज आपका कंप्लीट है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। और वहाँ पर आपको ये सारे सेंटेंस के छोटी मोटी जो पिछले चीज़ें हैं, जो पिछली जानकारी है आपको मिल जाएगी। तब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ आपको समझ में आने वाली है। इसका आपने परिभाषा लिख दिया, अब इसके हम एग्जाम्पल के बारे में लिखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक सेंटेंस हमने लिया एग्जाम्पल के रूप में, वो है हमारा हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज। तो हुर्रा, जैसे आप मान लो आपने क्लास में सभी आपका क्लास है 9th या 10th में विद्यार्थी अपने आप समझ लेंगे अपना अपना। तो 9th क्लास का अगर कोई विद्यार्थी या 10th क्लास का कोई एक विद्यार्थी है, वो क्या हुआ, फर्स्ट आ गया क्लास में प्रथम स्थान लेकर आया है, तो उसको क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि हमारे सबके स्कूलों में नहीं होता था। तो देखिए हुर्रा फर्स्ट प्राइज़, मतलब बहुत सारे स्कूलों में होता है फर्स्ट प्राइज़ मिलता है ना, तो इसके हिसाब से वो फर्स्ट प्राइज़ पाता है तो वो क्या कहता है, ये हुर्रा, हुर्रे मैंने फर्स्ट प्राइज़ पाया है। वो खुश हो जाता है, एकदम खुशी से उछलने कूदने लगता है, उसकी खुशी की सीमा नहीं रह जाती। बस वही चीज़ है, हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज़। तो ये चीज़ है। तो ये सारे जो अपने अंतर आत्मा से जो भाव निकलते हैं, जहाँ वाव शब्द हो गए, वाव कितना अच्छा घर है, वाव, इस तरह से कहते हैं ना, व्हाट ए नाइस कार, कहते हैं ना, क्या ये सुंदर, कितना सुंदर कार है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बातें करते हैं अपने मन के भाव से, मन में से जो भाव निकलते हैं उन सभी को अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एकदम डीप में, लेकर जाऊंगा आपको, एकदम डीप में आपको पढ़ाई होगी, इस चैनल पर पढ़ाई हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है हमारा ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इसका आप अगर ये परिभाषा लिखना चाहे, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। इस वाक्य के अंतर्गत इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, अभिवादन आदि भावनाएं आती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। अब देखो इच्छाबोधक वाक्य कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसा कि हम हर समय एकदम एग्जाम्पल लेने के लिए तत्पर रहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। विश यू ऑल द बेस्ट। ये सभी चीज़ें आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा फिल्मों में या कहीं पर, जो इंग्लिश जो बोलते हैं या कहते हैं, या गांव के भाषा में अब सभी लोग बोलने लगे हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट। तो गांव में भी सभी लोग बोलने लगे हैं ऐसा चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए ऐसा चीज़ें। तो अब इसका मीनिंग होता है शुभकामना। तो शुभकामना विश कर रहे हैं आप, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही बताया था इच्छाबोधक वाक्य में, कि इसमें जो होता है क्या होता है, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, अभिवादन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण। तो ये जो होता है शुभकामना दी जा रही है इसमें, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है। हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरी हैं तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो आ जाएगी। आप एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा टेंस पर आधारित। टेंस, हम एकदम टेंस को इतना बढ़िया से आपको बताएंगे कि आप सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक टू टॉपिक एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसमें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का जो नोट्स है यहाँ से आप लिखिएगा सेंटेंस, ठीक। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको लिखना है अधिक सार्थक शब्दों या समूह जिसका कुछ अर्थ होता है। उसके बाद यहाँ से आपको सारी चीज़ें लिखनी हैं। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस आपको लिखना है, और इसके दो भाग होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, आपको एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक इंटेरोगेटिव तक, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये पूरा हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।